नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। मृतकों की संख्या 1600 से अधिक हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत और अमेरिका बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अगले चरणों की सहमति पर पहुंचे। मौसम विभाग ने कल से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। ओडिशा भीषण गर्मी की चपेट में। और टेबल टेनिस में मानव ठक्कर चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज तड़के ब्रह्मा अभियान शुरू किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहला विमान हिंडन वायुसेना अड्डे से 15 टन राहत सामग्री लेकर तड़के 3 बजे रवाना हुआ। इसमें तंबू, कंबल, आवश्यक औषधि, तिरपाल, स्लीपिंग बैग, बिजली जनरेटर, सौर लालटेन, रसोई घर का सामान और खाद्य सामग्री के पैकेट शामिल हैं। First aircraft carrying 15 tons of relief material took off at around 3 a.m. this morning from Hindon Air Force Base. Our ambassador was there to receive the relief material, and thereafter he handed it over to the Chief Minister of Yangon, and from there these 15 tons of relief material have been sent out to those parts of country which need help. श्री जायसवाल ने बताया कि 2 विमान खोज और बचाव कर्मियों तथा उपकरणों के साथ नेपीताव भेजे गए हैं। इनके साथ खोजी श्वान भी भेजे गए हैं। इस अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का 80 सदस्यीय दल भेजा जा रहा है। इस दल के आज देर शाम तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इसे भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित मांडले में तैनात किया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि सहायता की तीसरी खेप में एक फील्ड अस्पताल भेजा जाएगा। A third tranche of support that we are providing comprises a field hospital. This field hospital has around 118 specialists, including doctors and medics. This team is getting ready and will be leaving from Agra later this evening. Will be landing in Naypyidaw, and from Naypyidaw they will also be taken to Mandalay area in coordination with the support of the government of Myanmar. Our ambassador is presently in Naypyidaw to coordinate all that is required for forward movement of a personnel who are travelling from India. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि वे जमीन पर सक्रिय रहेंगे। म्यांमार के लिए राहत सामग्री की पहली खेप लेकर निकला C-130 विमान आज शाम नेपीताव पहुंच गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दल की भारतीय राजदूत ने अगवानी की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि म्यांमार की राजधानी में राहत कर्मी भेजने वाला भारत पहला देश है। भूकंप के बाद म्यांमार का हवाई अड्डा अभी पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का दल कल सवेरे मांडले जाएगा। मांडले में बचाव अभियान के लिए दल भेजने वाला भारत पहला देश है। भारतीय नौसेना के कमोडोर रघुनायर ने कहा कि HADR अभियानों के लिए 4 पोतों को तैयार किया गया है। 2 पोत INS सावित्री और INS सतपुड़ा रवाना हो गए हैं, जो 31 मार्च की सुबह यांगोन पहुंच जाएंगे। म्यांमार में कल आए तेज भूकंप के बाद से मृतकों की संख्या 1600 को पार कर गई है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि अभी तक 1644 लोगों के शव मिल चुके हैं और 139 लापता हैं। इसके अलावा घायलों की संख्या बढ़कर 3408 हो गई है। रेड क्रॉस के अधिकारियों ने कहा है कि मांडले में मलबे में 90 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। थाईलैंड के बैंकॉक में 10 लोगों के शव मिले हैं और 101 लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लैंग से फोन पर बातचीत की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भूकंप से हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि प्रकृति और अधिक जीवंत बनेगी। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 को संबोधित करते हुए ये बात कही। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन सक्रियता से होगा जो सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारा नैतिक दायित्व है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और आधुनिक विकास में संतुलन बनाना अवसर और चुनौती है। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने आपसी लाभ और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर समझ बनाई है। व्यापार वार्ता मौजूदा वर्ष के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय वाणिज्य विभाग और अमेरिका व्यापार कार्यालय के प्रतिनिधि 26 मार्च से बातचीत कर रहे थे। ये व्यापार वार्ता इस वर्ष 13 फरवरी को भारत अमेरिका संयुक्त बयान जारी होने के बाद आयोजित की गई है। इस बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार $500 अरब तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उनका भाजपा नेताओं के साथ 2 अलग-अलग बैठकें करने का कार्यक्रम है। पटना पहुंचने के बाद श्री शाह सबसे पहले पार्टी मुख्यालय में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों समेत पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद श्री शाह भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। कल श्री शाह पटना में एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। श्री शाह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वे 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज रकाबगंज गुरुद्वारे में पीएम विकास योजना के तहत एक परियोजना का शुभारंभ किया, जिसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। श्री रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि परियोजना में 31,600 युवा शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत एआई, डेटा साइंटिस्ट, 5G टेलीकॉम टेक्नीशियंस जैसी भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आज हमारे मिनिस्ट्री के जितने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिल करके हमने काम करने का आज से शुरू किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होगा। श्री रिजिजू ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही ये परियोजना सिख समुदाय के युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ में आज 17 नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। आज मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक जगदीश और बुधरा भी शामिल है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले में हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस वर्ष के 85 दिनों में 133 माओवादी विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस के जवानों ने लातेहार जिले के छिपा दोहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत काटिया वन क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के स्वयंभू एरिया कमांडर मुरारी भुइया को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के दूरदराज के वन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने अपने खोज अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने क्षेत्र से चौथे पुलिसकर्मी और 2 आतंकवादियों के शव बरामद किए। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह का शव राजबाग में घाटी जुठाना वन से बरामद किया गया। वन क्षेत्र से 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव भी मिले। समझा जाता है कि ये दोनों आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबद्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से 2 अप्रैल तक देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के अंदरूनी तटीय क्षेत्रों में और ओडिशा में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि लंबे समय तक धूप में रहने वाले या काम करने वाले लोगों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षण दिखने की संभावना बढ़ जाती है। शिशुओं, बुजुर्गों और बीमारियों से पीड़ित लोगों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। विभाग ने लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचने, ठंडक बनाए रखने और निर्जलीकरण से बचने की सलाह दी है। उन्हें हल्के सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने को कहा गया है। असम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में सोमवार तक गर्म और उमस भरे मौसम की स्थिति बने रहने की संभावना है। इस बीच 1 और 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के उत्तरी मध्य इलाके में गरज के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ओडिशा में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 2 दिन तक बने रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर इतिहास रचते हुए WTA स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मानव ने आज चेन्नई में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के लिम जॉनहुंग को 3-2 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। मृतकों की संख्या 1600 से अधिक हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत और अमेरिका बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अगले चरणों की सहमति पर पहुंचे। मौसम विभाग ने कल से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। ओडिशा भीषण गर्मी की चपेट में। और टेबल टेनिस में मानव ठक्कर चेन्नई में WTA स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।